नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए शिमला में आयोजित जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने सीटीयू चौक, माल रोड और शेरे पंजाब, लोअर बाजार, राम बाजार होते हुए राम मंदिर तक जनसंपर्क एवं डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान उन्होंने जनता को सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों, चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया और शिमला से पार्टी प्रत्याशी संजय सूद के पक्ष में वोट कर हिमाचल में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का आह्वान किया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमाचल में चुनाव प्रचार किया बीजेपी के लिए। और हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक शिमला पहुंच रहे हैं, हिमाचल पहुंच रहे हैं और चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं। उत्तराखंड और हिमाचल की संस्कृति काफ़ी हद तक सिमिलर भी है और इसलिए वो जुड़ाव, वो कनेक्शन स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिमाचल पहुंचे। देखिए, लोगों से जनसंपर्क किया जा रहा है, बातचीत की जा रही है और सभी से अपील की जा रही है कि बीजेपी के पक्ष में वोट किया जाए। अरे आगे हो जाओ प्लीज। हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर उत्तराखंड से भी कई नेताओं की ड्यूटी हिमाचल प्रदेश चुनाव में लगाई गई है। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को भी हिमाचल प्रदेश चुनाव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। हिमाचल प्रदेश चुनाव के भ्रमण के बाद राजधानी देहरादून पहुंचे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बताया कि हिमाचल की जनता समझ चुकी है कि हिमाचल प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार दोबारा चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर विकास के कार्य किए हैं, उसको लेकर जनता एक बार फिर बीजेपी पर हिमाचल प्रदेश में भरोसा करने वाली है और नतीजे इस बार भी हिमाचल प्रदेश में चौंकाने वाले होंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यप्रणाली है, रीति नीति है, उसमें बड़े से बड़ा नेता भी हमारा कार्यकर्ता है और चुनाव सारा कार्यकर्ताओं के दम पर होता है। हमारे सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। आपने देखा होगा कि हिमाचल में भी हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी स्वयं पैम्फलेट बांट रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं संपर्क कर रहे हैं और इसी प्रकार सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं। उसका परिणाम भी निकलता है। जहां कांग्रेस के नेता पदयात्रा कर रहे हैं बजाय चुनाव में काम करने के, वहां हमारे नेता लोगों से संपर्क कर रहे हैं और उनकी बात लोग समझ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि हिमाचल में कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस के पक्ष में जन समर्थन दिख रहा है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री जनता के बीच जाकर जन समर्थन मांग रहे हैं, लेकिन इसका कोई लाभ बीजेपी को नहीं मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर लोगों ने बदलाव का मन बनाया है। जिस तरीके से लोगों का जनसैलाब उबड़ करके कांग्रेस के समर्थन में आ रहा है, वो संकेत है इस बात का कि हिमाचल प्रदेश में जो है सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और कांग्रेस। हिमाचल चुनाव को लेकर उत्तराखंड में भी राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह के बयान पर चुटकी लेते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस को ख्याली पुलाव पकाने की आदत है। उत्तराखंड चुनाव परिणाम से पहले भी कांग्रेस नेताओं ने बड़ी तैयारी की थी, पर परिणामों ने सबको हकीकत बता दी। हिमाचल पर्वतीय राज्य और सैनिक बाहुल्य होने के साथ में भारतीय जनता पार्टी को कामकाज सबके सामने है, जिसकी एक अच्छी पहचान सब देख भी पा रहे हैं। लिहाजा कांग्रेस अभी इंतजार और आराम करे, परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। कांग्रेस यहां भी ऐसे ही सोच रही थी, तो लोगों ने तो बकरे बुक करा दिए थे, ढोल बुक करा दिए थे। क्या हाल हुआ यहां पर हुआ? देखिए, जो पहाड़ के लोग हैं, जो सैनिक बहाली प्रदेश के लोग हैं, क्योंकि सरकार उत्तराखंड एक सैनिक बहाली प्रदेश है,
हिमाचल भी एक सैनिक बहाली प्रदेश है और पहाड़ के लोग, सेना के लोग जानते हैं कि सैनिकों के लिए जितना मोदी सरकार ने किया है, जितने क्रांतिकारी कदम मोदी सरकार के 8 साल में काम हुए, आज तक के इतिहास में नहीं हुए। तो इसलिए मैं अपने मित्रों को कहना चाहता हूं, कुछ दिन ख्याली पुलाव बना लें। जब रिजल्ट आएगा तो पहले से भी अधिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल के अंदर बनेगी। देहरादून से अगली खबर आपको बता दें, महंगाई भत्ते की फाइल पर मुख्यमंत्री की मोहर लग चुकी है। 3 लाख कर्मचारी पेंशनरों को फायदा मिलेगा। बुधवार को हो सकते हैं आदेश जारी। कैबिनेट ने महंगाई भत्ते के लिए सीएम को अधिकृत किया था और सीएम के फैसले से वित्त विभाग पर 45 करोड़ तक का भार पड़ेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट ने महंगाई भत्ते के लिए सीएम को अधिकृत किया था और सीएम के फैसले से वित्त विभाग पर 45 करोड़ तक का भार पड़ेगा। और इसी के साथ साथ महंगाई भत्ते की फाइल पर मुख्यमंत्री की मोहर लग चुकी है, लेकिन इसे कैसे मैनेज किया जाएगा, बड़ा सवाल है। 3 लाख कर्मचारी पेंशनरों को फायदा मिलने वाला है। इसी के साथ साथ हम आपको बताएं, बुधवार को आदेश जारी हो सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मोहर जरूर लग चुकी है इस पर। कैबिनेट ने महंगाई भत्ते के लिए सीएम को अधिकृत किया था और इसी के साथ साथ सीएम के फैसले से वित्त विभाग पर 45 करोड़ तक का भार पड़ेगा। और आगे बढ़ रहे हैं, पौड़ी की लड़की से रेप का मामला सामने आया है और हत्या का मामला भी सामने आया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बोला है कि उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ हम दिलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों दोषियों को बरी कर दिया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से सीएम धामी ने बातचीत की है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ दिलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों दोषियों को बरी कर दिया है और लगातार अब उत्तराखंड सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि अब उत्तराखंड की बेटी के लिए क्या किया जाएगा और उत्तराखंड सरकार कितनी मजबूती के साथ अब आगे खड़ी होती है, बड़ा सवाल यही है। तो पौड़ी की लड़की से रेप और हत्या का मामला, और इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा है कि हम उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ दिला करके रहेंगे। इस मामले में मजबूती से पैरवी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों दोषियों को बरी कर दिया है। किस आधार पर बरी किया है, इसकी जानकारी भी हम लेंगे कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से सीएम धामी ने बातचीत भी की है और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो उम्मीदें पौड़ी की जनता की उत्तराखंड सरकार से बढ़ गई हैं। उम्मीदें ये कि लड़की और उनके परिजनों को न्याय मिले। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के 9 नवंबर को होने वाले आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस लाइन देहरादून में मुख्य आयोजन रैतिक परेड का होगा, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री और सीनियर अफसर मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम स्थल से जायजा लिया हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने। देखिए, उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस यानी कल होने वाले इस जलसे की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 21 साल का हो चुका उत्तराखंड कल 22वें वर्ष में प्रवेश करेगा और ये नज़ारा दून की पुलिस लाइन का है। दून पुलिस लाइन में ही मुख्य आयोजन को आयोजित किया जाएगा। यहां तमाम ड्रिल के साथ ही राज्य सरकार कल से उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार का शुभारंभ करने जा रही है, जिसमें दिवंगत जनरल विपिन रावत, NSA चीफ अजीत डोवल, प्रसून जोशी, गिरीश गिरदा समेत 5 हस्तियों को यह पुरस्कार मिलेगा। लाइन में आयोजित होने वाले इस प्रोग्राम को हर वर्ष रैतिक परेड का नाम दिया गया है। कल फोर्स का रैतिक परेड होगा। इसके साथ ही जो फोर्स की अलग अलग ट्रूप हैं, अलग अलग ग्रुप हैं, जिसमें हॉर्स यानी अश्वबल, स्वान बल और SDRF के जवान कई करतब दिखाएंगे। कल का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी माना यह जा रहा है महत्वपूर्ण ऐलान कर सकते हैं। मैं आपको एक नज़ारा दिखाऊं, जो राज्य की आपदा फोर्सेस हैं वो कल एक अनोखा ड्रिल भी करेंगी। मेरे सामने यदि आप ये एक बिल्डिंग देख रहे हो तो ये बिल्डिंग एक प्रारूप के रूप में बनाई गई है, एक मॉडल है। इसमें ड्रिल कुछ इस प्रकार से आयोजित होगा कि इस बिल्डिंग में जो एक फार्मा से बनाई गई है, एक थर्माकोल से बनाई गई है, इसमें कुछ बदमाश छिपे हैं और ऊपर से जवान आकर उनको रेस्क्यू करेंगे, बचाएंगे। जबकि ठीक नीचे जो बस खड़ी है उसे यदि देखें
तो इसमें चेकिंग के दौरान कुछ बदमाश भागेंगे। हालांकि ये पुलिसकर्मी ही होंगे, ये पुलिस का ड्रिल है। और गुलदार फोर्स के जवान, जो राज्य की एक्सपर्ट एजेंसी है, वो गुलदार फोर्स के जवान इस वाहन को एक जिप्सी से ट्रेस करेंगे और बदमाशों को पकड़ेंगे। कल पुलिस लाइन में होने वाला यह आयोजन बेहद दिलचस्प, रोमांचकारी और महत्वपूर्ण ऐलान से लबरेज होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर गुरमीत सिंह समेत कई वीवीआईपी और राज्य सरकार के कई बड़े सीनियर अफसर इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है कि उम्मीद है कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। अपने कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने 7000 बीघा अंगेलिया हाउसिंग के मामले में जिलाधिकारी सोनिका को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि गलजावड़ी क्षेत्र में 7000 बीघा भूमि अंगेलिया हाउसिंग अपना बताती है, जबकि मंत्री गणेश जोशी के अनुसार ये जमीन सरकार की है, जिसे पूर्व में मृतक अधिवक्ता राजेश सूरी की बहन रीटा सूरी द्वारा न्यायालय में इस भूमि को सरकार में निहित करवाया गया था, जिसके बाद भूमाफियाओं द्वारा उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की गई थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। उसके बावजूद भूमाफियाओं के हौसले अभी भी बुलंद हैं और अवैध तरीकों से जमीन को कब्जाने का सिलसिला जारी है। मंत्री गणेश जोशी ने जिलाधिकारी सोनिका को पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और अंगेलिया सोसाइटी के बीच में एक बात चल रहा है, जहां अंगेलिया सोसाइटी उसको अपनी जमीन बता रही है, वहीं सरकार ने उसको अपने में निहित, सरकार कहती है कि हमने ये जमीन हमारी है। इस संबंध में मैंने एक बार जिलाधिकारी तत्काल जो पूर्व जिलाधिकारी थे उनके साथ बैठकर हमारी वार्ता हुई थी वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ, क्योंकि वहाँ पर लोग बसे हुए हैं, लोग रह रहे हैं। तो शीघ्र ही एक बैठक कराकर हमारी कोशिश होगी कि जो लोग वहाँ पर बसे हुए हैं उनको जमीन आवंटित किए जाए। देश में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार नए प्रयास करने की बात कहती रही है और इस कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड में भी एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कराने का फैसला लिया है। ऐसा फैसला अब तक केवल मध्य प्रदेश सरकार ही ले पाई थी। शासन स्तर पर बनी एक्सपर्ट कमेटी मध्य प्रदेश जाएगी। अध्ययन करने के बाद उत्तराखंड में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कराई जाएगी। पाठ्यक्रम मध्य प्रदेश में फिलहाल हिंदी के माध्यम से किए जाने का निर्णय उनके शासन द्वारा लिया गया है। तो इसी के तर्ज पर उत्तराखंड में भी हिंदी मीडियम एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी मीडियम के माध्यम से हिंदी लैंग्वेज में पूरा जो पाठ्यक्रम हम लोग तैयार करने की अभी कोशिश अभी चल रही है। फिलहाल माननीय मंत्री जी के अध्यक्षता में मीटिंग भी हो गई है और माननीय मंत्री जी ने डॉक्टर सयाना जो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन है उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करने के लिए कहा है, जो मध्य प्रदेश जाएगी और उस पूरे प्रोसेस का अध्ययन करेगी। तदुपरांत उनके जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं हम उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि जो एमबीबीएस का पाठ्यक्रम है वो हिंदी में हम लोग। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में 30 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले बहुउद्देशीय क्रीड़ा भवन के निर्माण कार्य का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बहुउद्देशीय क्रीड़ा भवन में विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बच्चे अभ्यास कर खेल के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर अपने लिए सुनहरा भविष्य बनाएंगे। मैं समझती हूँ कि जिस मल्टीपर्पज़ हॉल का निर्माण होगा वो आने वाले समय में हमारे जितने भी इंडोर गेम्स होंगे वह इसमें किए जाएंगे। बच्चों के लिए एक सुविधा परक खेलने का स्थान जो है यहाँ पर हो सकेगा। बैडमिंटन से लेकर टेबल टेनिस तक की जो है प्रतियोगिताएं यहाँ पर होंगी और आने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भी इस मल्टीपर्पज़ हॉल के माध्यम से निष्पादित। देहरादून स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में डिपार्टमेंट क्रिकेट डेवलपमेंट कमेटी ऑफ उत्तराखंड की ओर से डीपीएल यानी डिपार्टमेंट प्रीमियर लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य अधिकारियों और कर्मचारियों को खेल के माध्यम से मंच प्रदान करने का है। आपको बता दें कि उत्तराखंड पूरे देश में पहला ऐसा राज्य है जिसमें इस प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। डिपार्टमेंट क्रिकेट डेवलपमेंट कमेटी ऑफ उत्तराखंड द्वारा वर्ष 2022 के लिए डिपार्टमेंट प्रीमियर लीग का आयोजन महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स ग्राउंड में किया जा रहा है। आपको अवगत करा दूं कि 22 मई 2022 को
हमने डिपार्टमेंट क्रिकेट डेवलपमेंट कमेटी का विधिवत रूप से गठन किया है। ये भारतवर्ष, उत्तराखंड राज्य भारतवर्ष का पहला राज्य है जहां अधिकारी कर्मचारियों का एक समन्वित मंच खेल के भावना के अंतर्गत हम लोगों ने किया है और हमने इसका विधिवत 300 कर्मचारी अधिकारियों ने इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया। मसूरी में भूकंप के बाद पिक्चर पैलेस में सोनिक लॉन्च निर्माणाधीन पार्किंग के पास नगरपालिका द्वारा कराए जा रहे निर्माणाधीन बिल्डिंग में दरार आ गई है। इसके बाद निर्माण को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। मसूरी नगरपालिका परिषद द्वारा अवैध पार्किंग और आवास के निर्माण के कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा मसूरी पालिका प्रशासन द्वारा किए गए अवैध निर्माण को रोकने को लेकर शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं किए जाने पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। कल बहुत हल्का भूकंप का झटका था। अगर वो थोड़ा सा उसमें तीव्रता होती तो बिल्डिंग को बहुत भारी नुकसान होता। बिल्डिंग वो बहुत पुरानी बिल्डिंग है और उसको इसीलिए मानक के आधार पर बनाया गया था उसको कि भाई इसके आगे और पीछे इस पर गैप रखा जाए। अब नगर पालिका ने वहाँ से 7 मंजिला भवन बना दिया। अब 7 मंजिला भवन बनाया लेकिन उसकी कोई सेफ्टी नहीं की गई जो पहले से भवन बना हुआ है। उसके आगे पुस्ता गिरने वाला है, उसको ठीक नहीं कराया गया ताकि बिल्डिंग बैलेंस बना सके। और इधर से भी जब लोगों ने वहाँ से कहा था उनको कि भाई इसको इससे जोड़ दिया जाए ताकि इसकी मजबूती मिले, परंतु अब ऐसे समय में तो ऐसे लग रहा है इतना भारी भरकम निर्माण करवाना, 7 मंजिल का निर्माण करवाना और जो पहले से बनी हुई बिल्डिंग है उस पर अगर इस तरह का भूकंप थोड़ा ज़्यादा मात्रा में आ जाता तो उस पर ठेस लग करके वो बिल्डिंग नीचे गिर सकती है। 1971 के अंदर ये बिल्डिंग बनके तैयार हुई। हेमवती नंदन मगुणा जो थे सीएम उत्तर प्रदेश के, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस समय ये बिल्डिंग बन रही थी उस समय कम से कम लगभग 3 मंजिल का मकान इसमें बनाया जाना था, लेकिन पहली गलती हुई कि 5 मंजिल की बनाए। बिल्डिंग से जो पार्किंग बन रही है इस बिल्डिंग को इससे ज्वाइंट किया जाए, जो इसके बीम कॉलम जो है इसमें ज्वाइंट कर दिया जाए जिससे कि इसको मजबूती मिले। इसमें क्या बात हुई कि इसमें टेक्निकल फॉल्ट हुआ, इंजीनियरिंग की गलती है और जो एमी बैठते हैं उन लोगों की गलती है, नगर पालिका की बिल्कुल गलती है। पार्किंग क्यों करें? जो पार्किंग की तो कोई 2 गाड़ी की पार्किंग नहीं बनी। यूँ कहिए जो आवास बन रहे हैं किसके लिए बन रहे हैं, किसके लिए दुकानें बन रही हैं। और आज जो संज्ञान में आया कि आज सुबह भूकंप आया, भूकंप से वहाँ दरारें पड़ गई। जब 4 पॉइंट पे जब इतनी दरारें पड़ सकती है और 5 पे जब भूकंप आएगा ये दुकानें रहेंगी भी वहाँ, ये बिल्डिंग रहेगी भी वहाँ। ये तो उनके लिए भी खतरा हो गया, जो आगे 40 परिवार रह रहे हैं उनके लिए भी खतरा हो गया है। जो मैसानिक लॉज में जो वर्तमान में जिसको ये अपार्टमेंट कर रहे हैं, 1 रूम अपार्टमेंट, वो पूर्व में जो है उसकी डीपीआर जो है पार्किंग के लिए बनी थी। अब ये पार्किंग से कैसे जो है आवासीय भवन में तब्दील होगी ये भी एक विषय है, लेकिन जिसकी सॉइल टेस्टिंग फेल हो गई थी और उस समय के उसके बाद भी जो बोर्ड आया था उसके 5 साल तक उसमें काम नहीं हुआ। एकाएक जो है इनके द्वारा किसी प्राइवेट एजेंसी से जो है उसकी टेस्टिंग कराई गई और उसको पास बताया गया। अनेकों बार जो है प्रशासन के संज्ञान में है, एसडीएम साहब के संज्ञान में है, डीएम साहब के संज्ञान में है, सबके संज्ञान में मामला है कि यहाँ पर जो सेफ्टी प्रिकॉशन है वो नहीं है। ये कभी भी जो है जनता की और जन की और वो जो है हानि। देहरादून के न्यू कैंट रोड स्थित कैंप कार्यालय में गोरखखाली सुधार सभा के अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात कर उनका आभार प्रकट किया। 25 अगस्त 2022 को गढ़ी कैंट में शहीद दुर्गामल के 78वें श्रद्धांजलि दिवस कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्य नेपाली भाषा समिति की ओर से शहीद दुर्गामल्ला पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की, जिससे गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों ने मंत्री जोशी से शहीद दुर्गामल के नाम पर डाक टिकट जारी करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध करने की बात कही थी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मामले को तुरंत संज्ञान लेते हुए केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विषय पर पत्र लिखकर जानकारी साझा की और शहीद दुर्गामल के नाम पर डाक टिकट जारी करने का अनुरोध किया, जिसके बाद अब भारत सरकार ने शहीद दुर्गामल के नाम पर डाक टिकट जारी किया है। ज्ञापन हमने थैंक्स लेटर दिया। एक्चुअल में पिछले 21 सालों से हम लोग शहीद मेजर अमर शहीद मेजर दुर्गामल जी की डाक टिकट के लिए प्रयास कर रहे थे, तो तकरीबन 21 वर्षों के बाद हमें कामयाबी मिली, शहीद को सच्चा सम्मान मिला। मेजर शहीद दुर्गामल जो हैं ये उत्तराखंड के पहले शहीद जिन्हें फांसी दी गई थी, इसलिए हम इनका प्रत्येक वर्ष 25 अगस्त को शहीद दुर्गामल पार्क में इनकी श्रद्धांजलि दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अपने केंद्रीय मंत्री
अश्विनी चौबे जी का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे अनुरोध पर आज़ाद हिंद फौज के महान सेनानी जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनके नाम पर डाक टिकट जारी करने की सहमति दी है। मैं दिल की गहराइयों से आपका आभार। जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में जिला विकास अधिकारी नैनीताल की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी भेजी गई। महाविद्यालय ने नवनिर्मित भवनों में बहु अनियमितताएं देखी। भवन की छतों में सीलन है और घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया। जांच कमेटी ने अनियमितताओं के सभी बिंदुओं पर जांच की। इस दौरान शिकायतकर्ताओं ने बताया कि निर्माणाधीन भवनों में छत में सरिया, सीमेंट और कंक्रीट के साथ साथ प्लास्टिक के कट्टों को भी दबाया गया है। इस पर जांच कमेटी द्वारा 2 जगहों पर छत की खुदाई की गई और दोनों जगहों पर जांच समिति को प्लास्टिक के कट्टे बरामद हुए। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर जो है यहाँ पे एक कोटाबाग महाविद्यालय की जांच के लिए हमें भेजा गया है। तो जांच के लिए हमने जो है यहाँ पर हमारी जो एक टीम है तकनीकी, उसमें लोग भी हैं और जो शिकायतकर्ता भी उसमें शामिल हैं और यहाँ पर विद्यालय प्रशासन वाले भी हैं और जो कार्यदायी संस्था है उसके जो प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो बिंदु यहाँ पर शिकायत पर उठाए गए थे, जिसमें एक पुराने भवन में जो है पानी टपकने की दिक्कत थी और नए उस वाले में सरिया दिखना और सीमेंट के उसमें जो है कट्टे उसमें साइड में डाले गए, इस तरह की जो उसमें शिकायतें थी उसकी यहाँ पर जाँच की गई। जिलाधिकारी द्वारा भेजी गई कमेटी महाविद्यालय में आई और उन्होंने देखा कि महाविद्यालय में किस प्रकार की अनियमितताएं हैं। आप देख सकते हैं कि महाविद्यालय में दोनों भवन निर्माणाधीन हैं और जो अभी हैंडओवर भी नहीं हुए हैं और उनमें से सीलन और एक में तो आप देख सकते हैं कि जो छत है, छत के अंदर कट्टे तक भरे गए हैं। और यहाँ पर जो हमारे विधायक जी हैं और जो विधायक प्रतिनिधि हैं वो कई बार विजिट कर चुके हैं, शासन प्रशासन के लोग विजिट कर गए हैं, लेकिन फिर भी अनियमितताएं हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो कालाडूंगी विधानसभा का एकमात्र महाविद्यालय है वहाँ किस प्रकार की स्थिति है। आप देख सकते हैं कि महाविद्यालय में तमाम जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनमें भयंकर अनियमितताएं हैं और फिर भी शासन प्रशासन सोया हुआ है। जिलाधिकारी बीजेपी के पूर्व विधायक रविदास आचार्य सुरेश राठौड़ ने श्री गुरु रविदास अखाड़े को 14वें अखाड़े की मान्यता देने की मांग की है। इस मांग में उन्होंने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी से मुलाकात की और अन्य 13 अखाड़ों की तरह अपने द्वारा बनाए गए श्री गुरु रविदास अखाड़े को 14वें अखाड़े के रूप में मान्यता देने की मांग की है। वहीं महंत रविंद्रपुरी ने सुरेश राठौड़ द्वारा बनाए गए अखाड़े की सराहना तो की, लेकिन 14वें अखाड़े के रूप में मान्यता देने से इनकार किया है। लक्सर कोतवाली क्षेत्र स्थित रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी मच गई। रायसी और बालावाली रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर महिला का क्षत विक्षत शव पड़ा मिला। मौके पर पहुंचकर लक्सर कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भेज दिया है। फिलहाल पुलिस द्वारा महिला की शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि मंगलवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि लक्सर मुरादाबाद रेलवे ट्रैक के रायसी और बालावाली रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात महिला का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते लक्सर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने स्थानीय लोगों से महिला की शिनाख्त कराने के काफी प्रयास किए, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। नैनीताल से हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की चर्चाओं के बीच नैनीताल में लोगों ने रैली निकालकर विरोध दर्ज किया। नैनीताल में सामाजिक संगठनों के साथ वकील और दुकानदारों सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज किया। इन लोगों का कहना है कि पहाड़ से संस्थानों को शिफ्ट करना राज्य की जनता के साथ छलावा है और पहाड़ विरोधी लगे लोग इस षड्यंत्र को रचने का काम कर रहे हैं ताकि सरकार को पहाड़ विरोधी साबित कर सके। प्रदर्शनकारियों ने मल्लीताल से मॉल रोड होते हुए तलीताल तक रैली निकाली और सरकार को ज्ञापन भेजकर कहा कि पहाड़ों से संस्थानों को शिफ्ट ना किया जाए। अगर नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट होता भी है तो उसको पहाड़ में गैरसैंण में शिफ्ट किया जाए। उत्तराखंड और नैनीताल के जितने भी न्यायिक संस्थाएं हैं उनको हटाने की एक प्रक्रिया मुहिम चला रखी, तो उसके खिलाफ, पलायन के खिलाफ बुनियादी रूप से यहाँ जो विकास को गति रोक रही सरकार पलायन के जरिए और पहाड़ों को खाली करने की जो पेशकश है, बुनियादी रूप से हम उस
हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। लाखों की संख्या में आए श्रद्धालुओं ने हर की पैड़ी पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य की कामना की। श्रद्धालुओं का मानना है कि आज के दिन गंगा में स्नान करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। स्नान के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सुरक्षा के लिहाज से समस्त मेला क्षेत्र को 9 जोन और 13 सेक्टर में बांटा गया था। करीब 1,500 पुलिस बल मेले में लोगों की सुविधा और सुरक्षा के लिए लगाया गया था। फिलहाल देवभूमि दिन भर में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।